हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित आज हम जितने भी कमीशन हैं, चाहे फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग हो, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग हो, महालेखा नियंत्रक परीक्षक हो गया, महाधिवक्ता हो गया और अनुसूचित जाति आयोग हो गया, इन सभी कमीशनों से संबंधित क्वेश्चनों को एनालिसिस करेंगे। लेकिन साथ ही प्लीज़ आप लोग जो है इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो सभी कमीशन से सब क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसीलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से बनाई गई है। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा फाइनेंस कमीशन से स्टार्ट करेंगे हम लोग और धीरे धीरे सभी कमीशनों को हम इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक अभिकथन और दूसरा कारण से संबंधित क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है और कारण है अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। सही गलत है, परंतु आर क्या है, सत्य है, क्योंकि अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ये रॉन्ग हो जाएगा, सॉरी ये राइट हो जाएगा। और वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण जो है, ठीक है, जो क्वालिफिकेशन है वित्त आयोग के सदस्यों की या अध्यक्ष की, वो राष्ट्रपति निर्धारित नहीं करता है। इसलिए अभिकथन इसमें गलत है और कारण बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। भारतीय संविधान में वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 आर्टिकल 280 में किया गया है और वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेशानुसार तय होता है। ठीक है, उनका जो कार्यकाल होता है राष्ट्रपति के आदेशानुसार तय होता है। उनकी पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है। संविधान ने संसद को इन सदस्यों की योग्यता और चयन विधि का निर्धारण करने का अधिकार दिया है। और तो स्पष्ट है कि अभिकथन क्या है, गलत है, परंतु कारण जो है सही है। और प्लीज़ वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर देखें। मोस्ट इंपोर्टेंट सारे कमीशन आप इस वीडियो में आपके माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से पूरे कमीशन आपके कंप्लीट हो जाएंगे और क्वेश्चन हर एग्जाम में आपका राइट होगा। तो अगला है, भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य है। तो वित्त आयोग का जो प्राथमिक कर्तव्य है वो है संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिशें देना। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन करता है और वित्त आयोग का जो प्राथमिक कर्तव्य संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिश देना होता है। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि उसका संविधान में उल्लेख किया गया है। इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। आयोग के सदस्यों की योग्यता तथा उनके चयन की रीति के बारे में विधि बनाने का अधिकार संसद को है और प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष के.सी. नियोगी थे और वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष N.K. सिंह हैं। आप नोट डाउन भी करते रहें। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। तो भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, वो थे श्री के.सी. नियोगी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष के.सी. नियोगी थे। इसका गठन वर्ष 1951 में किया गया था और वर्तमान में 15वां जो वित्त आयोग कार्यरत है, जिसके अध्यक्ष श्री N.K. सिंह हैं। और धातव्य है कि वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है और इसका प्रमुख कार्य संघ व राज्यों की वित्तीय स्थितियों का मूल्यांकन करना, उनके बीच करों के बंटवारे की संस्तुति करना तथा राज्यों के बीच इन करों के वितरण हेतु सिद्धांतों का निर्धारण करना है। अगला हमारा, 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था। तो 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो सी रंगराजन। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष सी रंगराजन 2005 से 2010 के बीच थे और के.सी. पंत 10वें थे। ठीक है, 1995 से 2000 के बीच। और के संथानम जो है 1957 से 62 के बीच वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, जबकि राजमन्नार समिति का गठन 1970 में केंद्र व राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए किया गया था। ठीक है, राजमन्नार समिति का जो गठन किया गया था 1970 में केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए किया गया था और वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष N.K. सिंह को बनाया गया है।
अगला है हमारा वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन राष्ट्रपति को संस्तुति भेजने में मुख्य रूप से संबंधित है। तो राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांत से और राज्यों एवं केंद्र के बीच करों के बंटवारे, यानी ए और बी दोनों यहाँ पे राइट हो जाएगा, क्योंकि फाइनेंस कमीशन का काम यही है कि राज्यों को दिए जाने वाले जो अनुदान के सिद्धांत से होता है और राज्य और केंद्र के बीच करों के बंटवारे से है। आप देख सकते हैं आर्टिकल 280 क्लॉज 3 के तहत वित्त आयोग का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को निम्न विषयों के बारे में अपनी सिफारिशें करे, जैसे संघ और राज्यों के बीच करों को शुद्ध आगम के वितरण तथा राज्यों के बीच उसके आवंटन के बारे में, भारत की संचयी निधि से राज्यों को सहायता अनुदान निर्धारित करने वाले सिद्धांतों के बारे में, राज्य के वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों तथा नगरपालिकाओं के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपायों के बारे में। अगला है केंद्र व राज्य के बीच वित्तीय यानी फिस्कल विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है। तो केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय यानी वित्त के मामले में यानी धन से संबंधित जब विवाद होता है उसका निपटारा फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। आप देख सकते हैं केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय विवादों के निपटान की मुख्य एजेंसी वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन है और इसी के सिफारिश पर केंद्रीय कर में राज्यों का हिस्सा भी निर्धारित किया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है। तो राजस्व बंटवारे के लिए राज्य वित्त आयोग, ठीक है, राज्य सरकार और स्थानीय शासन, ठीक है, लोकल गवर्नेंस और स्टेट गवर्नमेंट के बीच जो राजस्व का बंटवारा करता है वो राज्य वित्त आयोग करता है और स्टेट और केंद्र के बीच जो है केंद्रीय वित्त आयोग बंटवारा करता है। आप देख सकते हैं राज्य वित्त आयोग स्थानीय निकायों हेतु वित्त के स्रोतों की व्यवस्था हेतु सुझाव देता है। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों के लिए अलग अलग वित्त आयोग के गठन के प्रावधान हैं। आर्टिकल 280 के द्वारा केंद्रीय वित्त आयोग का गठन किया जाता है जो संघीय स्रोत से मिले राजस्व को संघ तथा राज्यों के बीच विभाजन का स्वरूप तय करता है। इसी प्रकार आर्टिकल 243 क्लॉज आई के अनुसार राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। राज्य वित्त आयोग का प्रावधान जो है 243 क्लॉज आई के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा राज्य वित्त आयोग है एक क्या है। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, क्योंकि इसका संविधान में उल्लेख है और जिसका संविधान में उल्लेख नहीं होता है वो गैर संवैधानिक होता है। आप देख सकते हैं राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के आर्टिकल 243 आई के अनुसार राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन करता है और राज्य वित्त आयोग को यह अधिकार है कि वह पंचायतों तथा नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करे। यानी आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। आर्टिकल 243 आई के अनुसार राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष पर कौन राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। अगला है निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है तो इसे देख लेते हैं। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा है संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता। तो 9th का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। ए सही है परंतु आर क्या है, गलत है। क्यों गलत है? राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल राइट है, लेकिन संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति कर सकता है, ठीक है। इसीलिए संघीय वित्त आयोग राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर आर्टिकल 280 क्लॉज 3 के तहत राज्यों की पंचायतों संसाधन की उपलब्धता के लिए संचयी निधि में वृद्धि की संस्तुति करता है। अगला हमारा 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। तो 14वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे YD रेड्डी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष 2 जनवरी 2013 को भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर YD रेड्डी डॉक्टर YD रेड्डी की अध्यक्षता में किया गया था। और 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सी रंगराजन थे। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर थे और 15वें वित्त आयोग का गठन जनवरी 2017 में NK सिंह की अध्यक्षता में किया गया था और इसका कार्यकाल 2020 से 2025 तक का है। अगला हमारा 10वें वित्त आयोग के अनुसार वितरण योग्य संसाधनों में से राज्यों का वितरण हेतु प्राप्त होगा।
तो राज्यों का जो परसेंट था उस टाइम कितना था, 29%। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10वें वित्त आयोग के अनुसार राज्यों को वितरण योग्य संसाधनों का 29% प्राप्त होगा। और वर्तमान में 14वें वित्त आयोग के अनुसार राज्यों का हिस्सा 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया गया है और जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा खत्म होने से अब यह 41% हो गया है। यानी वर्तमान की बात करें 41% स्टेट का कोटा है। अगला है हमारा, भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, 12th क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। तो वित्त आयोग की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 के तहत प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति एक वित्त आयोग का गठन करेगा। यह एक अर्ध न्यायिक तथा सलाहकारी निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होंगे और आयोग राष्ट्रपति को इस बारे में सिफारिश करेगा कि संघ तथा राज्यों के बीच जो आगमों का वितरण किस प्रकार किया जाएगा, यानी आगमों का वितरण जो कर आने वाला है, और वह इस बारे में सुझाव देगा कि भारत में संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान किन सिद्धांतों के आधार पर दिए जाएं। ध्यातव्य है कि 15वें वित्त आयोग का गठन वर्ष 2017 में किया गया है। इसके अध्यक्ष NK सिंह हैं। अगला हमारा, वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक 5वें वर्ष, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं यूपीपीसीएस मेंस में भी पूछा गया है। फाइनेंस कमीशन इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस कमीशन हो गया, यूपीएससी हो गया, संघ लोक सेवा आयोग हो गया। और वित्त आयोग का एक चेयरमैन होता है। ठीक है, वित्त आयोग का एक चेयरमैन होता है और प्लस कितने मेंबर होते हैं, 4 अन्य सदस्य होते हैं, 1 + 4। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे याद कर सकते हैं, वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन। ठीक है, 1 + 4। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग गठित किया गया है? तो फाइनेंस कमीशन का जो उल्लेख किया गया है आर्टिकल 280 में किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, आप देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, वित्त आयोग का गठन किया गया है संस्तुत करने के लिए। तो वित्त आयोग का जो गठन किसके लिए किया गया है? संघ तथा राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के आवंटन के मानदंड के लिए, यानी केंद्र और राज्यों के बीच करों के विभाजन के लिए। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। अगला है हमारा, आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, वित्त आयोग संघ तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों के आवंटन हेतु सुझाव, राज्यों को दिए जाने वाले अनुदानों हेतु सुझाव, केंद्र तथा राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी सुझावों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है और राष्ट्रपति इन सुझावों से संबंधित रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखवाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, राष्ट्रपति इन सुझावों को क्या करता है? संसद के पटल पर रखवाता है और आयोग की सिफारिश से जो है सलाहकारी प्रवृत्ति की होती है। अगला हमारा, 12वें वित्त आयोग की संस्तुतियां किस अवधि के लिए लागू होंगी? तो 12वें जो वित्त आयोग था उसकी संस्तुतियां कौन सी अवधि के लिए लागू हुई थी? वो हुई थी 2005 से 2010 के बीच। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 12वें वित्त आयोग की अवधि 2005 से 2010 के बीच थी और इसके अध्यक्ष डॉक्टर सी रंगराजन थे। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग का जो कार्यरत है जिसके अध्यक्ष NK सिंह हैं। अगला हमारा, निम्न में से कौन एक भारत में वित्त आयोग का कार्य नहीं है? ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वित्त आयोग का कार्य इसमें से कौन सा नहीं है पूछा गया है। तो देख लेते हैं जो नहीं है। पहला है, योजना आयोग को पंचवर्षीय योजना बनाने में सहायता करना। बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा पहला ही, क्योंकि योजना आयोग को पंचवर्षीय बनाने का जो है फाइनेंस कमीशन का काम नहीं है। और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता अनुदान आवंटित करना, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट हो जाएगा दूसरा। तीसरा है, केंद्र और राज्यों के बीच साधनों का बंटवारा, संसाधनों का बंटवारा, ये भी राइट हो जाएगा। और वितरणीय पुल यानी डिविजिबल पुल से करों के आवंटन को निर्धारित करना, तो BCD इसमें राइट हो जाएगा। पंचवर्षीय योजनाएं बनाने का काम जो है योजना आयोग का नहीं है, इसलिए ए इसमें रॉन्ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं वित्त आयोग का मुख्य कार्य पंचवर्षीय योजनाओं का केक निर्माण में योजना आयोग की सहायता करना नहीं है। ध्यातव्य है कि 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। कब किया गया है? 1 जनवरी 2015 को। और नीति आयोग सहकारी संघवाद के सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है, अर्थात यह रणनीतिक और दीर्घकालिक नीति एवं कार्यक्रमों का निर्माण कर नियमित रूप से उसकी प्रगति पर नजर बनाए रखता है, यानी प्लानिंग कमीशन।
ठीक है। योजना आयोग और नीति आयोग जो है, इन दोनों में ये डिफरेंस है। योजना आयोग का जो कार्य था पहले टॉप टू बॉटम कार्य होता था, यानी ऊपर से नीचे की ओर आदेश दिए जाते थे योजना आयोग में। ठीक है। इसको कोलैप्स करके नीति आयोग इसलिए लाया गया है। नीति आयोग में वर्तमान में बात करें तो यहाँ बॉटम टू टॉप, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर कार्य होता है। अर्थात सभी स्टेट के मुख्यमंत्रियों को पार्टिसिपेट किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा बैठक में हर साल। ठीक है। उनसे सलाह मशवरा पूछ लिया जाता है और उसी के अनुसार कार्य किया जाता है। इसीलिए नीति आयोग यानी प्लानिंग कमीशन लाया गया है, ताकि स्टेट पर्टिकुलर स्टेटों को भी इसमें प्राथमिकता मिले। अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दावली भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है? तो संविधान में बजट शब्द का उल्लेख कहीं भी नहीं किया गया है। इस बजट शब्द की जगह वार्षिक वित्तीय विवरण यानी फाइनेंशियल जो है ईयर का वर्णन किया गया है, इसलिए इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। यानी बजट शब्द का वर्णन कहीं भी नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल 112 वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है, जिसे सामान्यतः बजट कहा जाता है। ठीक है। बजट शब्द का प्रयोग सामान्यतः बोलचाल की भाषा में कहा जाता है, लेकिन संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 114 में, ठीक है, 114 में विनियोग विधेयक तथा आर्टिकल 266 में भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड, जिसमें सरकार की सभी मौद्रिक आवश्यकताएं एकत्र रहेंगी, विधि सम्मत प्रक्रिया के बिना इससे कोई भी राशि नहीं निकाली जा सकती है। यानी कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? विनियोग बिल पास कराना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला टॉपिक है हमारा फाइनेंस कमीशन, यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अगला है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज का इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कौन नियुक्त करता है? तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को नियुक्ति की बात करेंगे तो कौन करता है? राष्ट्रपति। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, यानी इसको कैग बोलते हैं। कैग, कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और इसका कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु होता है, 6 + 65, यानी जितने भी वर्ष कार्यकाल में वो अपॉइंटमेंट लेगा, यानी 60 वर्ष यानी 60 वर्ष में अगर उसका कार्यकाल शुरू होता है, 6 वर्ष का टाइम दिया जा रहा है वहाँ पे, तो 6 वर्ष तो नहीं हो पाएंगे, 65 वर्ष तक ही वो कार्य कर पाएगा। ठीक है। जो भी दोनों टाइम पीरियड में जो पहले पूरा होगा वहाँ तक कार्य करें, 6 वर्ष या 65 वर्ष। और भारतीय संविधान का आर्टिकल 148 से 151, ठीक है, 148 से 151 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। कैग लोक वित्त का संरक्षक एवं लेखा परीक्षण का लेखा विभाग का मुखिया होता है। साथ ही इसका नियंत्रण केंद्र और राज्य दोनों के स्तरों पर पाया जाता है, क्योंकि इसीलिए आपको पता है कैग की रिपोर्ट हर साल निकलती है, मोस्ट इंपोर्टेंट होती है, और कैग की रिपोर्ट पर भी जो है देश में भ्रष्टाचार उजागर होते हैं। अगला हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? तो कौन सा आर्टिकल है? वह है आर्टिकल 148 के अंतर्गत कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 के तहत भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा, जिसको राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित, ठीक है, अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। अगला हमारा, किस वर्ष अकाउंटिंग को ऑडिटिंग लेखा परीक्षा से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया था? तो वो वर्ष था 1976, 1976। यानी वर्ष 1976 में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग लेखा परीक्षक से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया है। वर्तमान में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग श्री गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था भाई? संविधान के द्वारा। ठीक है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब उसका आर्टिकल में उल्लेख है तो भाई संविधान के द्वारा ही होगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। संविधान द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया है। संविधान के आर्टिकल 148 क्लॉज 1 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा।
परंतु राष्ट्रपति द्वारा उसे पदच्युत नहीं करके उससे उसके पद से केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संबंध में कौन सा राइट स्टेटमेंट नहीं है पूछा गया है। तो देख लेते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 148 के अंतर्गत कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है, बिल्कुल स्टेटमेंट राइट हो जाएगा। कैग और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो वेतन होता है दोनों इक्वल होता है। सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट। ठीक है, कैग जो है सेवानिवृत्त होने के बाद जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो होते हैं, ठीक है, कहीं नहीं कर सकते सरकारी काम, इसी तरीके से कैग भी कोई भी सरकारी सेवा नहीं कर सकता है और उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि उनको राष्ट्रपति अकेले पदच्युत नहीं कर सकता, उसके लिए पार्लियामेंट के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए डी इसमें जो है रॉन्ग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत के नियंत्रक महालेखाकार परीक्षक को पदच्युत किया जा सकता है। तो भारत के नियंत्रक जो महालेखा परीक्षक को पदच्युत करने का काम करता है महाभियोग द्वारा, यानी इम्पीचमेंट के माध्यम से, दोनों सदनों से प्रस्ताव के द्वारा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है। तो कौन सा है, बी आर्टिकल 148, मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, बहुत बार पूछा गया है, आप देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, उससे पहले जो हमारे साथ पहले से जुड़े थे ये दुर्गेश ठाकुर जी हैं और कुछ और थे। ठीक है, इस बीच वो दिख नहीं रहे, कमेंट भी इनके नहीं आ रहे हैं, तो अगर आप लोग प्लीज़ अभी वीडियो में देख रहे हैं तो कमेंट कीजिए। तो हमें भी लगता है कि हमारे जो फर्स्ट से जुड़े हुए थे हमारे चैनल के माध्यम से, तो हमारे बीच हैं, तो एक अटैचमेंट टाइप का होता है। ठीक है, तो अब लगता है कि अभी काफ़ी टाइम से उनका मैसेज भी नहीं आ रहा है, तो हमें लगा कि पता नहीं इस बीच कहाँ है। ठीक है, उससे हमें एक आपकी उपस्थिति का अनुभव भी होता है और लगता है कि आप लोग अभी भी हैं, जुड़े हुए हैं, सब सही तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। तो भारत के नियंत्रक एवं जो महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 148 के अंतर्गत। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला हमारा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, अपने पद से उसे हटाया जाता है। तो संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर यानी इम्पीचमेंट के माध्यम से, महाभियोग के द्वारा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर जो नियुक्ति का कार्यकाल होता है कितना होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, किंतु 6 वर्ष के पहले ही यदि वो 65 वर्ष का हो जाता है तो भी पद रिक्त हो जाएगा। इससे पहले वह राष्ट्रपति के नाम किसी भी समय अपना त्यागपत्र दे सकता है, यानी पद से रिक्ति से पहले भी वो अपना रिजाइन दे सकता है। 6 वर्ष 65 वर्ष का मतलब है अगर कैग की नियुक्ति 63 वर्ष की अवस्था में होती है तो वहाँ पे 6 वर्ष नहीं देखा जाएगा, यानी वो 2 वर्ष के बाद ही रिटायरमेंट हो जाएगा। अगला है, लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है। तो लोक निधि का अभिभावक भी आप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग को कहा जाता है। आप देख सकते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक निधि का अभिभावक, मित्र या मार्गदर्शक कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ भी से भी पूछा जाता है कि लोक निधि का मित्र, मार्गदर्शक या अभिभावक के रूप में किसे जाना जाता है। तो कौन हो जाएगा, कैग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है। तो किसकी होती है, पार्लियामेंट की, संसद की होती है। ठीक है, क्योंकि कैग अपनी रिपोर्ट कहाँ देता है, राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को कहाँ रखते हैं, संसद में रखते हैं, और पार्लियामेंट में उसमें क्या होती है, बहस होती है।
और वहीं से जो करप्शन है, भ्रष्टाचार को उजागर किया जाता है। यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं आरओ में भी पूछा गया है, मेंस में, यूपीपीसीएस में भी, जीआईसी में पूछा गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी संसद की है। और सीएजी यानी कैग राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वित्त लेखाओं पर परीक्षा रिपोर्ट और सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षण रिपोर्ट। राष्ट्रपति इन रिपोर्टों को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखवाता है और इसके उपरांत लोक लेखा समिति इसकी जांच करती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, और इसके निष्कर्षों से संसद को अवगत कराती है कि कैग को लोक सेवा समिति का मित्र और मार्गदर्शक कहा जाता है। अगला है हमारा, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। तो किसका होता है? लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 1971 का संशोधन यानी महालेखा नियंत्रक के कर्तव्य, शक्तियां और सेवा स्थिति अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षण को पृथक करता है और सीएजी को लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। यह संशोधन किया गया है। तो यह संशोधन किया गया था 1976 में। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का उपबंध भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 से 151 में उपबंधित है और संसद ने नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य, शक्तियां, सेवा की शर्तें अधिनियम 1971 अधिनियम किया था और 1976 में संशोधित इस अधिनियम द्वारा उसे संघ के लेखाओं को संकलित करने के संविधान के पूर्व कर्तव्यों से मुक्ति मिल गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो सभी कमीशनों को हम कंप्लीट करेंगे। प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहें और जो पहले से हमारे साथ जुड़े हुए थे प्लीज़ आज इसमें कमेंट करें तो हमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, जैसे दुर्गेश ठाकुर जी थे, बहुत से लोग थे जो पहले कमेंट आते थे उनके, तो इस बीच बहुत टाइम से देखा मैं उन लोगों की उपस्थिति दर्ज नहीं हुई है। तो इस क्वेश्चन की बात करेंगे, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाने की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य को हटाने का प्रावधान जो है उच्च न्यायालय की, ठीक है, उच्चतम सुप्रीम कोर्ट की जांच के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने के बारे में प्रावधान व प्रक्रिया आर्टिकल 317 में दी गई है, जिसके तहत लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को केवल कदाचार, ठीक है, इनकैपेसिटी के आधार पर ही राष्ट्रपति के आदेश पर उनके पद से हटाया जा सकता है। जब कदाचार से संबंधित कोई मामला राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के पास भेजा जाता है तब वह आर्टिकल 145 के प्रावधानों के अनुरूप मामले की जांच करता है और जांच के पश्चात राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट भेजता है। इस रिपोर्ट के आधार पर ही राष्ट्रपति अध्यक्ष या किसी सदस्य को हटाने का आदेश देता है। अगला हमारा, संघ लोक सेवा आयोग के एक सदस्य को हटाए जाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो एक सदस्य को हटाए जाने के संबंध में स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो देख लेते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के एक सदस्य को अपने पद से कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है, तो बिल्कुल राइट है। अगला है, संघ लोक सेवा आयोग के एक सदस्य को ऐसे हटाए जाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को विधिक प्रक्रिया द्वारा जांच किए जाने के निर्देश एवं ऐसे निर्देश पर उसका प्रतिवेदन प्राप्त होना आवश्यक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट राइट हो जाएंगे, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्रेशन देख सकते हैं भारतीय संविधान के पार्ट 14, ठीक है, भाग 14 और आर्टिकल 317 में लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाए जाने का प्रावधान दिया गया है, जिसके तहत लोक सेवा आयोग के सदस्य को केवल कदाचार, इनकैपेसिटी के आधार पर ही राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। जब कदाचार से संबंधित कोई मामला राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के पास भेजा जाता है तब वह आर्टिकल 145 के प्रावधानों के अनुरूप मामले की जांच कर राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट भेजता है और रिपोर्ट के आधार पर ही राष्ट्रपति सदस्य को हटाने का आदेश देते हैं।
अगला है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को उनके पद से हटाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो आर्टिकल है आर्टिकल 317। आप देख सकते हैं संविधान के भाग 14 और आर्टिकल 317 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को उनके पद से हटाए जाने का प्रावधान है। संघ लोक सेवा आयोग स्वतंत्र संवैधानिक निकाय यानी संस्था है। इसका गठन संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से किया गया है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सही है? संघ लोक सेवा आयोग एक है। तो संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी क्या है? एक संवैधानिक निकाय है भाई, क्योंकि इसका संविधान में उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 14 और अनुच्छेद 315 के तहत एक स्वायत्त एवं ऑटोनोमस, स्वायत्त का मतलब ऑटोनोमस एवं संवैधानिक संस्था कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 315 315 से 323, ठीक है, 323 तक आयोग के संगठन सदस्यों की नियुक्ति, पद, मुक्ति, स्वतंत्रता, शक्ति व कार्यों का वर्णन किया गया है। अगला है, संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य अपने पद पर रहता है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का सदस्य अपने पद पर जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष, यानी जो कैग की है वही एज इसकी भी है, ठीक है, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो उस आयु तक रहता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं संघ लोक सेवा आयोग केंद्रीय भर्ती अधिकरण है। इसमें एक अध्यक्ष व कुछ अन्य सदस्य होते हैं जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं और आयोग में सदस्य संख्या का उल्लेख नहीं है। आयोग के अध्यक्ष व सदस्य जो है पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि तक या 65 वर्ष की आयु तक इनमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण करते हैं। अगला है हमारा, निम्न में से कौन एक अखिल भारतीय सेवा नहीं है? मोस्ट इंपोर्टेंट है अखिल भारतीय सेवा, ठीक है, कौन सी नहीं है? भारतीय आर्थिक सेवा। सी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। आपको पता है भारतीय वन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा, तीनों क्या हैं? अखिल भारतीय सेवाएं हैं। तो आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, भारतीय आर्थिक सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है। संविधान का आर्टिकल 312 संसद को राज्यसभा के प्रस्ताव के आधार पर नई अखिल भारतीय सेवा के गठन का अधिकार प्रदान किया गया है। और 1947 में अखिल भारतीय सेवाओं में भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा शामिल किया गया था और भारतीय वन सेवा को अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के अंतर्गत 1966 में अस्तित्व में लाया गया था। यानी पहले दो ही थी, तीसरे को 1966 में ऐड किया गया था। और आगे भी अगर पार्लियामेंट चाहे तो एक कोई भी बिल के माध्यम से संशोधन करके नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। और अगला हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवाओं का स्थापना का प्रावधान करता है पूछा गया है, तो आर्टिकल 312 बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अखिल भारतीय सेवाओं में कितनी सेवा श्रेणियां हैं? तो कितनी है भाई? 3 है, ठीक है, आईएएस, आईएफएस और आईपीएस। आप देख सकते हैं अखिल भारतीय सेवाओं में 3 सेवा श्रेणियां हैं। पहला है भारतीय प्रशासनिक सेवा जिसकी स्थापना 1947 में की गई थी। दूसरा है भारतीय पुलिस सेवा जिसकी स्थापना भी 1947 में की गई थी। और तीसरा है भारतीय वन सेवा जिसको बाद में ऐड किया गया था 1966 में। अगला हमारा, संघ लोक सेवा आयोग का निर्माण किस एक्ट के द्वारा हुआ है? तो संघ लोक सेवा आयोग का जो निर्माण हुआ है वो हुआ है 1935 के एक्ट के माध्यम से, ठीक है, 1935 का भारत शासन अधिनियम। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 में संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना के साथ साथ प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना की बात कही गई थी। अगला हमारा, संघीय लोक सेवा आयोग के सदस्यों को उनके पद काल पूरा होने से पहले हटाया जा सकता है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संघीय लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का जो प्रावधान है बड़ा कठिन है, ठीक है, उनके जो है उनके लिए भी इम्पीचमेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है दोनों सदनों के माध्यम से। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं संविधान के आर्टिकल 317 के खंड
1 के अनुसार खंड 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को केवल कदाचार इनकैपेसिटी के आधार पर किए गए राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से उसके पद से हटाया जाएगा जो उच्चतम न्यायालय की सिफारिश के आधार पर होगा। अगला है, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है, टीजीटी पीजीटी, यहाँ तक कि नेट में भी पूछा गया है। तो संघ लोक सेवा आयोग जो अपना वार्षिक जो हमेशा प्रतिवेदन जो है सौंपता है, वो किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को। ठीक है, यूपीएससी अपने पूरे साल भर का जो विवरण का रिपोर्ट होती है वो राष्ट्रपति को देता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं लोअर पीसीएस यूपी स्पेशल प्री में भी पूछा गया है, ठीक है, और पॉलिटिकल साइंस में भी पूछा गया है। संघ लोक सेवा आयोग हर वर्ष अपने कार्यों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को जिन मामलों में आयोग की सलाह स्वीकृति नहीं की गई हो वहां अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करता है और अस्वीकृति के ऐसे सभी मामलों को संघ कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा स्वीकृत कराया जाना चाहिए और किसी स्वतंत्र मंत्रालय या विभाग को संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श को खारिज करने का अधिकार नहीं है। अगला हमारा, किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? तो किसके माध्यम से? भारत के राष्ट्रपति के माध्यम से। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं संविधान के आर्टिकल 315 के अनुसार संघ सरकार के लिए संघ लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा। यदि 2 या 2 से अधिक राज्य चाहें तो उसके लिए संसद विधि द्वारा संयुक्त लोक सेवा आयोग का प्रावधान कर सकती है, किंतु इसके लिए प्रत्येक संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा इस आशय का संकल्प पारित किया जाना चाहिए और इसके अतिरिक्त किसी राज्य के राज्यपाल के अनुरोध पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संघ लोक सेवा आयोग उस राज्य के लिए भी कार्य कर सकता है। अगला हमारा, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को उनके कार्यकाल की अवधि पूर्ण होने से पहले उनके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को उनके पद से आर्टिकल 317 क्लॉज 1 क्लॉज 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर किए गए राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से उसके पद से हटाया जाता है जो उच्च न्यायालय को राष्ट्रपति द्वारा निर्देश किए जाने पर उसे न्यायालय द्वारा आर्टिकल 145 के अधीन इस निमित्त विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच पर यह प्रतिवेदन किए जाने के पश्चात किया गया है कि यथास्थिति अध्यक्ष या किसी ऐसे सदस्य को ऐसे किसी आधार पर हटा दिया जाए। अगला है हमारा, राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राज्य लोक सेवा आयोग की बात कर रहा है तो इसमें जो है सदस्यों की संख्या संविधान द्वारा निर्धारित होती है, पहला रॉन्ग हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार राज्यपाल के पास है, भाई ये भी रॉन्ग है, ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का प्रावधान राष्ट्रपति के पास है, न कि राज्यपाल के पास। और राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या का निर्धारण करता है। हाँ, संख्या का निर्धारण भी राज्यपाल के यहाँ पे सही है, पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य जो है 65 वर्ष की उम्र तक पद पर बने रहते हैं, तो ये भी यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि राज्य लोक सेवा आयोग का जो स्टेट, ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग का जो होता है 62 होता है और यूपीएससी केंद्र लोक सेवा आयोग का 65 होता है। इसलिए यहाँ पे ए, बी और डी रॉन्ग हो जाएंगे, यानी केवल सी इसमें राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं संविधान के भाग 14 में आर्टिकल 315 से 323 में संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग के गठन, कार्यकाल, सेवा समाप्ति आदि का उल्लेख किया गया है और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की संख्या, सेवा शर्तें राज्यपाल निर्धारित करता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा यही कन्फ्यूजन रहता है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की संख्या, सेवा की शर्तें राज्यपाल निर्धारित करता है, लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को उनके पद से हटाने का कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।
और इसके अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 62 वर्ष यानी 62 वर्ष अथवा उनके पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष जो भी पहले हो वो होता है। ठीक है। स्टेट यूपीएससी की बात करेंगे तो यहाँ पे 6 वर्ष और 62 वर्ष होता है, और यूपीएससी की बात करेंगे, केंद्र की बात करेंगे तो 665 होता है। अगला हमारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर भारित होते हैं? तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की व्यय की बात करें तो किस पर होते हैं? राज्य की संचित निधि पर। ठीक है। अब स्टेट का पूछा गया तो स्टेट का राज्य की संचित निधि पर होता है, और केंद्र की बात करेंगे तो केंद्र की संचित निधि पर। भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। आर्टिकल 323 के तहत संघ या राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को वेतन जो है, भत्ता, पेंशन सहित सभी खर्च संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में भारत की संचित निधि से व राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में राज्य की संचित निधि से मिलते हैं। अतः राज्य की विधानमंडल द्वारा इस पर मतदान नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए, यहाँ पे यूपी हमारा कंप्लीट हुआ, यूपीएससी भी कंप्लीट हुआ। अब अगला टॉपिक है हमारा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों हेतु राष्ट्रीय आयोग, नेशनल कमीशन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी हर एग्जाम में आपका देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप आराम से बिल्कुल वीडियो पॉज करके, जहाँ पे समझ में नहीं आता 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, और आराम से देखिए, और वीडियो पूरी अंत तक जरूर देखिए। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, तो इससे संबंधित क्वेश्चनों को हम एनालिसिस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? तो राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान 338 ए में। ठीक है, यानी जो भी आर्टिकल है उसके अंदर क्लॉज ए, बी, सी, डी जो भी ऐड किया जाता है, इसका मतलब आप समझिए कि इसको बाद में ऐड किया गया है। यानी ये जब संविधान बना था तब नहीं था, इसको बाद में ऐड किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 338 ए में। आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन, भारतीय संविधान के आर्टिकल 338 ए में भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग, नेशनल कमीशन की नियुक्ति किए जाने का प्रावधान है। संविधान में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रमशः आर्टिकल 338 एवं 338 ए के अंतर्गत पृथक पृथक राष्ट्रीय आयोग गठित किए गए हैं। और संविधान के आर्टिकल 340 के अंतर्गत राष्ट्रपति पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण आदि के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की नियुक्ति करता है। और आर्टिकल 341 में अनुसूचित जातियों का उल्लेख है, और आर्टिकल 16 में नागरिकों को अवसर की समानता का अधिकार दिया गया है, और आर्टिकल 82 में प्रत्येक जनगणना के पश्चात लोकसभा में स्थानों के आवंटन तथा राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के पुनः समायोजन किए जाने का प्रावधान है। अगला है हमारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो आर्टिकल 338 और 338 ए। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का जो प्रावधान है वो 338 ए और 338 में किया गया है, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों को जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये पीसीएस प्री मेंस में बहुत बार पूछा गया है, इसके लिए लिखने के लिए भी आता है। तो भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची, 6th शेड्यूल, ठीक है, 6th शेड्यूल में प्रावधान जो है शेड्यूल ट्राइब्स के लिए किया गया है। ठीक है, जनजातीय क्षेत्रों के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। आप देख सकते हैं यहां पे जो है 6ठी अनुसूची में, ठीक है, यहां पे एक और था तो यहां पे 3 ही दिया गया है, तो ATMM है। आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, ATMM का मतलब है, ए का मतलब है असम, टी का मतलब है त्रिपुरा, एम का मतलब है मेघालय और दूसरे एम का मतलब है मिजोरम। ये 4 जनजातीय क्षेत्रों को 6th शेड्यूल में शामिल किया गया है, तो यहाँ पे असम नहीं दिया गया है।
ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। संविधान की 6वीं अनुसूची के आर्टिकल 244 क्लॉज 2 और आर्टिकल 275 क्लॉज 1 में असम, ये देखिए एक्सप्लेनेशन में दिया गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको याद रखना है ATMM, ATM, ठीक है, ATM याद रखिए और एक एक्स्ट्रा एम ऐड कर दीजिए। अगला हमारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए राज्य सरकार की सहमति से सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट कर सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। आप देख सकते हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट कर सकती है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत में अनुसूचित जनजाति के बारे में कौन सा कथन सही है। तो अनुसूचित जाति के बारे में बात करेंगे, कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर राइट है दिए गए हैं, तो इसका सी राइट है, यानी पहला दूसरा तीसरा इसमें राइट हो जाएगा, फोर्थ इसमें रॉन्ग हो जाएगा। देख सकते हैं आप, ये पहाड़ी वनाच्छादित और सुदूरवर्ती क्षेत्रों के संकेंद्रित होते हैं, बिल्कुल राइट है। इनकी अपनी परंपरागत जीवन शैली होती है, बिल्कुल राइट है, ठीक है। जो शेड्यूल टाइप्स होते हैं इनकी अपनी जीवन शैली होती है, इनका अपना कल्चर होता है और इनकी मुख्य आर्थिक क्रिया कृषि, मत्स्य पालन एवं वानिकी होती है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और फोर्थ है बड़ी संख्या में जनजातीय समूह, भाई यही पहले ही रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो शेड्यूल ट्राइब्स हैं बड़ी संख्या में नहीं है, ठीक है। बड़ी संख्या में जनजातीय समूह पंजाब और हरियाणा में रहती हैं, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। और पर्टिकुलर पंजाब और हरियाणा में रहती भी नहीं है, शेड्यूल ट्राइब्स आपकी MP, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मेघालय, मिजोरम इनमें रहती हैं, ना कि पंजाब हरियाणा में। तो सी इसका राइट आंसर, ABC। और भारत में अनुसूचित जनजाति को राष्ट्रपति आर्टिकल 342, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब्स को अनुसूचित जनजाति को 342 के तहत सार्वजनिक अधिसूचना के द्वारा सम्मिलित करते हैं। और 1960 ईस्वी में चंदा समिति ने आदिम या अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत किसी भी जाति या समुदाय को सम्मिलित किए जाने के 5 मुख्य मानक निर्धारित किए थे। इसमें उनका भौगोलिक एकाकीपन, विशिष्ट संस्कृति, आदिम जाति के लक्षण जैसे शिकार, कृषि करना, मत्स्य पालन, वानिकी, मुख्य आर्थिक क्रियाएं, संकोची स्वभाव, पिछड़ापन आदि हैं। ये सामान्यतः पहाड़ी, वनाच्छादित और सुदूरवर्ती क्षेत्रों के संकेतित होते हैं। और जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों की संख्या निवास करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी UPPCS प्री में पूछा गया है कि भारत में कौन से स्टेट में जो है सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं, तो कौन हो जाएगा, MP। जबकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ तथा पुडुचेरी में अनुसूचित जनजातियां नहीं पाई जाती हैं, तो नहीं पाई जाती हैं। अगला है हमारा, अगला टॉपिक है भारत का महान्यायवादी या राज्य का महाधिवक्ता, ठीक है। तो ये भी कंप्लीट हुआ। अब अगला टॉपिक राज्य के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ठीक है। महान्यायवादी केंद्र का होता है और महाधिवक्ता राज्य का होता है। तो इससे संबंधित क्वेश्चनों को हम एनालिसिस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है। उत्तर प्रदेश हो या पर्टिकुलर कोई भी स्टेट हो, महाधिवक्ता की नियुक्ति आर्टिकल 165 के अंतर्गत की जाती है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एडवोकेट जनरल, ठीक है, यानी 165। आप देख सकते हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल 165 के तहत उत्तर प्रदेश का राज्यपाल उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है, ठीक है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को, यानी महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राज्यपाल अवधारित करता है। और महाधिवक्ता राज्य की विधानसभा या विधान परिषद अथवा दोनों के सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है, परंतु मत देने का अधिकारी नहीं होता है, ठीक है। वोटिंग नहीं कर सकता है, पार्टिसिपेट किसी भी सदन में कर सकता है।
और आर्टिकल 166 राज्य की सरकार के कार्य का संचालन है और आर्टिकल 167 राज्यपाल का जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं और आर्टिकल 168 में प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल का प्रावधान है। यह विधानमंडल विधानसभा, राज्यपाल तथा विधान परिषद से मिलकर बनता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो महान्यायवादी के संबंध में बात करेंगे तो राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए अहर्ता रखता हो। ठीक है, पहला स्टेटमेंट राइट हो जाएगा। दूसरा है, महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, संसद अवधारित नहीं करती है, दूसरा इसमें रॉन्ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं ए इसका राइट है, केवल एक सही है। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार या फिर उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। और भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जो वर्णन है संविधान के आर्टिकल 76 में, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 76 में किया गया है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के योग्य किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करता है और राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक जो है प्राप्त करता है। ठीक है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक जो है प्राप्त करता है। अगला है हमारा, भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे सही नहीं है पूछा गया है। महान्यायवादी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो उसे संसद में मत देने का अधिकार है, तो बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को वोटिंग का अधिकार नहीं होता है। बाकी इसलिए और सही हो जाएंगे, सी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं भारत के महान्यायवादी को संसद में मत देने का अधिकार नहीं होता है। संविधान में भारत के महान्यायवादी के पद की व्यवस्था की गई है, वह देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। आर्टिकल 76 के अनुसार राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, बशर्ते उस व्यक्ति में उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता हो। वह भारत सरकार का विधिक सलाहकार होता है। संविधान द्वारा महान्यायवादी के कार्यकाल को निश्चित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त संविधान में उसे हटाने की व्यवस्था का भी वर्णन नहीं किया गया है। वह अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बने रहता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब है जब तक राष्ट्रपति चाहें, और वह राष्ट्रपति को कभी भी अपना त्यागपत्र सौंपकर पद मुक्त हो सकता है। संविधान में महान्यायवादी का पारिश्रमिक तय नहीं किया गया है, उसे राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक मिलता है। इसे एक संसद सदस्य की तरह सभी भत्ते एवं विशेष अधिकार मिलते हैं। महान्यायवादी को भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार है। इसके अतिरिक्त संसद के दोनों सदनों में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में मताधिकार के बगैर भी भाग लेने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने या अन्य किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु उसमें वोट देने का अधिकार नहीं है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका भारत का महान्यायवादी। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं बहुत बार पूछा गया, यूपीपीसीएस मेंस प्री में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत का महान्यायवादी कैसे नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है? तो कौन हो जाएगा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी महान्यायवादी को, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन कौन से स्टेटमेंट राइट हैं ये पूछा गया है, तो देख लेते हैं। वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट। आर्टिकल 76 के अनुसार राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करता है।
उसमें वही योग्यताएं होना चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में होती हैं, ये भी राइट हो जाएगा। और उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए और संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। ठीक है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद तक बना रहता है, न कि महाभियोग के माध्यम से। यानी पहला और दूसरा इसमें राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं, तो कौन है होते हैं? भारत सरकार के। भारत के जो अटॉर्नी जनरल हैं वो विधि सलाहकार जो है किसके सलाहकार होते हैं? कानूनी सलाहकार भारत सरकार के होते हैं। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो कौन देता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो संसद को संबोधित करने का अधिकार भी भारत के महान्यायवादी को होता है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वोट देने का अधिकार नहीं होता। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है, तो भारत का जो सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? एक न्यायिक सलाहकार होता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का महान्यायिकर्ता यानी सॉलिसिटर जनरल एक न्यायिक सलाहकार होता है जिसे भारत सरकार नियुक्त करती है। इसका उल्लेख संविधान में नहीं है, जबकि महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का उल्लेख भारत के संविधान आर्टिकल 76 में किया गया है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? तो पहला विधि अधिकारी या कानूनी अधिकारी जो होता है भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के आर्टिकल 76 के अनुसार महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति की जाती है और यह भारत का प्रथम विधि अधिकारी यानी कानूनी अधिकारी होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है? तो राज्य सरकार जो का कानूनी सलाहकार महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल होता है। केंद्र का महान्यायवादी, राज्य का महाधिवक्ता। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं महाधिवक्ता का प्रावधान संविधान के आर्टिकल 165 में है और इसके कार्य एवं शक्तियां भारत के महान्यायवादी के समान होती हैं। यह राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। अगला है हमारा राजभाषा एवं लोक सेवाएं। ठीक है, स्टेट लैंग्वेज एंड पब्लिक सर्विस अगला टॉपिक है। तो इससे संबंधित पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान में उल्लिखित भाषाओं के बारे में क्या सही है? तो भाषाओं के बारे में बात करेंगे तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है। यानी बोडो जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है। राज्य भाषाई अल्पसंख्यकों को प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के रूप में उनकी मातृभाषा चुनने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है, बल्कि यह राजभाषा है। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 2019 में 22 भाषाएं वर्णित हैं। ये हैं असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, मैथिली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, डोंगरी, बोडो तथा संथाली। और सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन विधेयक 1967, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 71वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 तथा वर्ष 2003 के 92वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मैथिली, डोंगरी और बोडो और संथाली भाषाओं को जोड़ा गया था। ये स्टेटमेंट जो संशोधन किए गए हैं ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं कि कौन से संशोधन के माध्यम से कौन सी भाषाओं को जोड़ा गया था। अगला है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हर राज्य को प्राथमिक स्तर पर उसकी मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रोत्साहन देता है? तो कौन सा है? वो है आर्टिकल 350 क। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का आर्टिकल 350 क हर राज्य को प्राथमिक स्तर पर उसकी मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान देता है। भारतीय संविधान के भाग 17 के अंतर्गत आर्टिकल 343 से 351 में राजभाषा के बारे में उल्लेख है और प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में
हुआ था। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा जो है उत्तराखंड स्टेट में दिया गया है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं उत्तराखंड राज्य द्वारा जनवरी 2010 में संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। उत्तराखंड की प्रथम राजभाषा हिंदी है। अगला है हमारा, निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो 8वीं अनुसूची में कौन सी नहीं है? तो इसमें अंग्रेजी राइट हो जाएगा। उर्दू, संस्कृत और हिंदी है, अंग्रेजी नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। अगला है हमारा, कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा बनाता है? तो वो है आर्टिकल 343 क्लॉज 1। ठीक है, बी इसका राइट हो जाएगा। आर्टिकल 343 क्लॉज 1 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी तथा संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। अगला है हमारा, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या है। तो 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या है आपकी 18। ठीक है, 8वीं अनुसूची के अकॉर्डिंग, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न काल पर विकल्प सी सही है, किंतु वर्तमान में 8वीं अनुसूची में मान्य भाषाओं की संख्या और वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करेंगे तो 22 यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। तो प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन जो हुआ था वर्ष 1955 में वीजी खेर की अध्यक्षता में किया गया था। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान में राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित कुछ विषयों में सलाह देने के लिए एक आयोग और एक संसदीय समिति की नियुक्ति का उपबंध आर्टिकल 344 के अंतर्गत किया गया है, जिसमें प्रथम राजभाषा आयोग 1955 में श्री बीजी खेर की अध्यक्षता में गठित किया गया था। आयोग ने अपना प्रतिवेदन वर्ष 1956 में दिया, जो संसद के समक्ष वर्ष 1957 में रखा गया और संयुक्त संसदीय समिति द्वारा इसकी परीक्षा की गई। अगला है, वो कौन सी 3 भाषाएं हैं जो संविधान के भाग 8 अनुसूची में 71वें संशोधन के द्वारा सम्मिलित की गई थी? तो 71 जो संशोधन हुआ था उसमें सम्मिलित की गई थी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ठीक है, आप बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं NMK। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन करके इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को शामिल किया गया था। अगला है हमारा, गैर संवैधानिक निकाय, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, तो कौन होता है? जैसे योजना आयोग, जैसे नीति आयोग, ये दोनों क्या थे? गैर संवैधानिक निकाय थे, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थे, क्योंकि इनका संविधान में उल्लेख नहीं था। तो देखते हैं इसको प्लानिंग कमीशन और नीति कमीशन से संबंधित क्वेश्चनों को। पहला है हमारा, नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा परिषद सम्मिलित है? ठीक है, कौन सा परिषद में सम्मिलित है? तो देख लेते हैं। पहला है सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और दूसरा है सभी केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर। बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर राइट हो जाएंगे। नीति आयोग में जो है हर साल जो बैठक होती है जिसे प्रधानमंत्री जिसकी अध्यक्षता करते हैं, उसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री पार्टिसिपेट करते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। यानी पहला और दूसरा दोनों राइट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, ये विकास प्रक्रियाओं में सभी राज्यों को शामिल करने के उद्देश्य से 65 वर्षीय योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। यहाँ पे ट्रांसफेरिंग लिखा है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग था तो ये इसको आप इम्प्रूवमेंट कर लें। और 1 जनवरी 2015 को की गई थी और नीति आयोग में 1 पूर्णकालिक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य, 2 अंशकालिक सदस्य, अग्रणी विश्वविद्यालय अनुसंधान संगठनों से जुड़े लोग शामिल होते हैं। और इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिपरिषद के 4 पदेन सदस्य मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं, जबकि इसके केंद्र शासित प्रधान परिषद में दिल्ली एवं पांडिचेरी सहित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल एवं विशेष आमंत्रित सदस्य सम्मिलित होते अगला है, भारत में नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में की गई थी।
तो संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित विशिष्ट प्रस्ताव के माध्यम से। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में पूर्व में स्थापित योजना आयोग, ठीक है, इस योजना की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 के स्थान पर किया गया था। यह एक गैर संवैधानिक संस्था थी जिसकी स्थापना संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा विशिष्ट प्रस्ताव से की गई थी। अगला है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नीति आयोग का गठन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसी भी अनुच्छेद में नीति आयोग का प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि वो गैर संवैधानिक निकाय है, ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसलिए इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। नीति आयोग का गठन भारत सरकार के एक संकल्प यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सृजित निकाय है जो न तो संवैधानिक है और न ही वैधानिक निकाय। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को भंग करके किया गया था और नीति आयोग भारत सरकार की शीर्ष थिंक टैंक के रूप में एक संस्था है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो कौन नहीं हो जाएगा? योजना आयोग, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। भारत में योजना आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा पारित विशेष प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी और योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग बनाया गया था और नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान यानी भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है और वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो है राजीव कुमार हैं। अगला हमारा, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं और वर्तमान में उसके स्थान पर नीति आयोग बनाया गया है और नीति आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, योजना आयोग की स्थापना की गई तो कब की गई थी? संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा विशेष प्रस्ताव पारित करके की गई थी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत का योजना आयोग एक है तो भारत का योजना आयोग क्या है? गैर राजनीतिक संस्था, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। अगला है, निम्न में से कौन संविधानेतर संस्था है? तो संविधानेतर संस्था कौन सी हो जाएगी? योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समक्ष होता है? तो योजना आयोग का जो उपाध्यक्ष होता है वो होता है कैबिनेट मंत्री के समक्ष माना जाता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। योजना आयोग का उपाध्यक्ष कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है, यद्यपि वह केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। उसे बिना मताधिकार के सभी बैठकों में आमंत्रित किया जाता है। अगला है हमारा, योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया था? तो योजना आयोग को समाप्त किस प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था? नरेंद्र मोदी के द्वारा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। योजना आयोग का जो है अंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिससे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है और 1 जनवरी 2015 को इस नए संस्थान के संबंध में जानकारी देने वाला केंद्रीय मंत्रिमंडल प्रस्ताव जारी किया गया। इसके अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होगा। इसके प्रथम उपाध्यक्ष अर्थशास्त्री अरविंद पनगड़िया को बनाया गया था और वर्तमान में उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान द्वारा स्थापित है? तो भारतीय संविधान द्वारा स्थापित उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। योजना आयोग है, क्षेत्रीय परिषद हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद हैं, ये संविधान द्वारा स्थापित नहीं है। आप देख सकते हैं भारतीय संविधान में मूल रूप से इनमें से किसी भी निकाय का प्रस्ताव नहीं किया गया है। क्षेत्रीय परिषदों के गठन के संबंध में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 15 के अंतर्गत प्रावधान किया गया था और 1950 में मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी और राष्ट्रीय विकास परिषद जो है संविधानेतर निकाय है, इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक संविधान का अंग नहीं है? तो कौन हो जाएगा? योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में योजना आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। योजना आयोग की स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल के उस संकल्प प्रस्ताव पर की गई है जो मंत्रिमंडल द्वारा 15 मार्च 1950 को पारित किया गया था और प्रधानमंत्री इस आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। आर्टिकल 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है और वित्त आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है और अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का तथा इस परिषद के कार्यों के संबंध में संविधान में आर्टिकल 263 में प्रावधान किया गया है और संविधान के प्रवर्तन के बाद 1950 ईस्वी में निर्वाचन आयोग का गठन आर्टिकल 324 में किया गया है, इलेक्शन कमीशन।
अगला हमारा, भारत में एक समय के लिए योजना आयोग अवकाश की अधिकतम अवधि थी, तो कितनी थी? 3 वर्ष। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारत में एक समय के लिए योजना अवकाश की अधिकतम अवधि 3 वर्ष है। वो टाइम पीरियड था 1966 से 1969 तक। और चीन व पाकिस्तान से युद्ध के दौरान तृतीय पंचवर्षीय योजना अपना लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रही, जिस कारण चौथी योजना 3 वर्ष के लिए लागू की गई थी। तो अगला है हमारा राष्ट्रीय विकास परिषद, और नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय राज्य मानवाधिकार आयोग। तो राष्ट्रीय विकास परिषद को हम करते हैं, और ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को बाद में करेंगे। उसमें इंफॉर्मेशन कमीशन है, उसको भी बाद में करेंगे। तो राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है। राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी 6 अगस्त 1952 को। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 में केंद्र सरकार के एक शासकीय आदेश के द्वारा हुआ था। यह एक संविधानेतर निकाय है, न संवैधानिक है न संविधिक है, और इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। जब से योजना आयोग की जगह नीति आयोग अस्तित्व में आया है, तब से राष्ट्रीय विकास परिषद का अस्तित्व जो है समाप्त हो गया है। अगला है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, केंद्र सरकार, योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य निम्नलिखित में से कौन करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार, योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य राष्ट्रीय विकास परिषद करती है। इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को योजना आयोग के सहायक के रूप में की गई थी, और वर्तमान में 2015 से इसको समाप्त करके इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई है। अगला हमारा, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है तो पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से है। योजना आयोग द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं के खाके को यूनियन कैबिनेट के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है, और इसकी संस्तुति के बाद इसे राष्ट्रीय विकास परिषद के पास इसकी स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। इस प्रकार राष्ट्रीय विकास परिषद संसद के नीचे सबसे बड़ा निकाय है, जो सामाजिक एवं आर्थिक विकास से संबंधित नीति मामलों के प्रति उत्तरदायी है। अगला है हमारा राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय योजना की उन्नति पर चर्चा करती है, राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के उपाय सुझाती है, और राष्ट्रीय योजना निर्माण हेतु दिशा निर्देश प्रदान करती है। योजना में धन आवंटन सुझाती है। ये रॉन्ग हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा इसमें राइट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बाकी ह्यूमन राइट्स कमीशन और इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है, सूचना आयोग और मानवाधिकार आयोग से संबंधित क्वेश्चनों को हम अगली क्लास में करेंगे। तो आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अपने कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू सो मच।